जैसे ही एवलांच आता था तो आवाज आती गड़ 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 गड़। ये नहीं पता किधर जाना है। जब हम पहुंचते हैं तो हमें एक नजारा दिखा। 6 जवान थे, 3 कुत्ते थे। बिल्कुल उनकी हालात खराब थी, खाने को उनके पास कुछ नहीं था। जो बर्फ पड़ी होती थी उसको मसल के वो चूसते थे। ये कौवा होता है जो कि पीली पीक वाला है, तो कौवे को पकड़ते थे और कौवे को ही जिंदा खा जाते थे। उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से बहुत हैवी बस्ट आया, आप लोगों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। वो कहानी क्या थी? और इतनी फायरिंग की कि हमारी कैजुअलिटी भी हुई। जो मेरा बड़ी रेडियो सेट था, मैं कंपनी कमांडर था, गोली लगी, उसकी चीरती हुई चली गई। एमएमजी का बस्ट आया, उसमें उसकी पूरी अंतड़ियां निकल गई। तो हमने कहा पाकिस्तान को सबक सिखा। हमने एमएमजी मोटर खोल दी, आर्टिलरी फायर भी खोला। ऐसा किया पाकिस्तान की पोस्ट हमने बर्बाद कर दी। और पाकिस्तान वाइट फ्लैग लेके सामने कि साहब माफ कर। सर्वाइवल के लिए वहाँ कुछ भी करना पड़ता है, सांप भी खाने पड़ते हैं, मैंने सुना है। रसल वाइपर है, वहाँ कोबरा भी थे, तो हमने सांप पकड़े, काटे उनको भी हमने खाया। सिखाया जाता है, हम ट्रेन है, हम पकड़ सकते हैं। लेकिन सर अगर जहरीला हो तो? हमने लाइन ऑफ कंट्रोल में पहुंचना है, वहां पर हम टेल साइन ले जाते थे, सिगरेट के पैकेट, रम की बोतल, और वहां डाल के आते थे कि ये दिखाने के लिए चीनियों को ये इलाका हमारा है, हम आते हैं। खुश नसीब हैं वो जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूं उन्हें सलाम ए वतन पे मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में तिरंगे का नसीब बस रहा है। नाइनटीन 49 की बात है। बलदेव सिंह भारत के डिफेंस मिनिस्टर थे। एक मीटिंग में वो बैठे थे। ये इस मीटिंग का एजेंडा था कि हमारी सीमा पर शहीद होने वाले हमारे जवानों के लिए हम भारत के लोग क्या कर सकते हैं। तब किसी ने उन्हें आइडिया दिया कि हम झंडे यानी कि फ्लैग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके बदले में जो पैसा मिलेगा उनसे सैनिकों की मदद की जाएगी। ये आइडिया सबको पसंद आया और इसके लिए 7 दिसंबर का दिन चुना गया। तब 7 दिसंबर को लाल, पीले और स्काई ब्लू कलर के फ्लैग डिस्ट्रीब्यूट किए गए। ये तीनों आर्म्ड फोर्सेस के प्रतीक थे। इस आइडिया को लोगों ने इतना जबरदस्त सपोर्ट किया कि तब से हर साल भारत में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे मनाया जाने लगा। दोस्तों, हमारे देश की सेनाएं, हमारे जवान फ्रंट लाइन पर क्या कुछ फेस करते हैं, क्या कुछ सहते हैं, इसकी हजारों कहानियां हैं जो हमसे छुपी हैं। और यही कहानियां सुनने के लिए आज के इस खास मौके पर हमने इनवाइट किया है युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित 38 सालों तक इंडियन आर्मी को सर्व कर चुके मेजर जनरल अश्विनी कुमार सिवाच को। सर, आपने कश्मीर में बरसों तक सर्व किया है और कश्मीर से हजारों कहानियां निकली है। कश्मीर के बारे में जब मैं पढ़ रही थी तब वहाँ एक बटालियन है जिसमें सरेंडर किए हुए आतंकियों की भर्ती होती है, 162 इकवान मिलिशिया। आप इसकी कहानी सुनाइए, एक आतंकवादी का सरेंडर आपने कैसे करवाया? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है कि आपने ठीक बोला है कि 162 एक इकवान टेरिटोरियल आर्मी की यूनिट है जिसके अंदर सरेंडर्ड मिलिटेंट को लिया जाता है। ये कहानी है जब मैं वहाँ पर ब्रिगेड कमांडर था 2006 से लेके 2008 तक मच्छल सेक्टर में, जो कि कुपवाड़ा में है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और ऐसा सेक्टर है जहाँ सबसे ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जाती है। और उसकी वजह है, हाँ, घुसपैठ की जाती है। उसकी वजह ये है क्योंकि ये शॉर्टेस्ट रूट है कश्मीर घाटी में जाने के लिए, कुपवाड़ा में घुसने के लिए और फिर श्रीनगर जाने के लिए। तो वहाँ बहुत कोशिश की जाती है। तो ऐसे में एक बार एक पता चला कि एक टेररिस्ट का ग्रुप आ रहा है, उसके साथ हमारी मुठभेड़ हुई। उसमें 6 आतंकवादी थे, 5 आतंकवादी तो मार गिराए, मगर जो एक आतंकवादी था वो कहीं ना कहीं गुफा जो होती है उसके अंदर चला गया, छुप गया। और फिर उसके ऊपर फायर फाइट चला हमारा। और फिर किसी ने बताया कि सर ये तो जो अभी है आतंकवादी ये यहीं का रहने वाला लोकल है, जो पाकिस्तान चला गया था, कश्मीर का ही। हाँ बिल्कुल, लोकल कश्मीर का है, और ये 4-5 साल पहले पीओके चला गया है। और इसकी गांव जो है बहुत नज़दीक था लाइन ऑफ कंट्रोल के, और इसकी एक छोटी बहन है जो अंधी है।
अंधी और इसके माँ बाप नहीं है। तो हमने कहा कि भाई इसको हम जो है मारेंगे नहीं, इसको सरेंडर कराएंगे। तो हम जो उसका नेटवर्क था जो जिससे वो बातचीत कर रहे थे रेडियो सेट से, हम उसमें एंटर कर गए। हमने उससे बात की कि भाई तुम ऐसे ऐसे है, तू घर गया है और तुम मारा जाएगा, तुम एक प्रकार आप सरेंडर कर दो। मगर वो कहता साहब सरेंडर नहीं करूंगा, मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है आप मुझे मार दोगे। तो हमने विश्वास दिलाया कि नहीं, मगर वो विश्वास नहीं मान रहा था। आतंकी घबरा गया था। हाँ, आतंकी ने सोचा शायद लड़के मरूंगा, क्योंकि अगर मैंने सरेंडर कर दिया तो फिर मेरे को ये मार देंगे। फिर हमने सोचा, जो उसकी बहन थी उसको बुलाया और उसकी बहन की बात क्या रही रेडियो सेट में। जब उसने अपनी बहन से बात की तो फिर वो रोने लगा। अपनी बहन से बात करने के बाद वो रोने लगा और वो कहने, तो हमने इसकी बहन को विश्वास दिलाया था, वो अंधी थी, देख नहीं पाती थी, कि इसको बोलो ये आ जाएगा, हम इसको कुछ नहीं करेंगे और आपका भी इलाज कराएंगे। और फिर उसके कहने पे वो निकल के आया और उसने सरेंडर किया। और उसके बाद हमने जो ये बिटिया थी तो उससे स्टोरी सुनी, तुम क्यों चले गए? कहता साहब मैं बहुत गरीब था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरी जो छोटी बहन थी वो अंधी थी और मैंने सोचा जाके वहाँ पैसे कमा लूँगा, लोगों ने बताया, और मैं वहाँ गया तो मैं चुंगल में फंस गया। पाकिस्तान जाके पीओके जाके मैं चुंगल में फंस गया। तो अब जो बात है कि हमने कहा कोई बात नहीं, अभी हमने इस जो लड़की थी उसका ऑपरेशन कराया, जो अंधी थी। हमने बोला हम आपका ध्यान देंगे बेटा, इसकी एजुकेशन भी कराएंगे, उसको जो है ऑपरेशन कराया, उसकी पार्शल जो एक प्रकार आई साइट वापिस आई। ये जो था लड़का जो सरेंडर मिलिटेंट हो गया अभी, इसको क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इसको हमने दोबारा रिहेबिलिटेट करने, और उसी समय 162 टेरिटोरियल आर्मी भी रेज हुई थी, जो कि उसको 2-3 साल लगे, तब तक मैं हेड ऑफ टेरिटोरियल बन के आ चुका था। तो मैंने उसको इकवान यूनिट है उसके अंदर भर्ती करा लिया। मतलब आतंकी सरेंडर हो गया और सरेंडर होने के बाद वो सैनिक में बदल गया। बिल्कुल बन गया, बिल्कुल ठीक बोला आपने, क्योंकि ये 162 टेरिटोरियल आर्मी इकवान बोलते हैं। इकवान वो है जो कि सरेंडर मिलिटेंट, फिर वो फौजी बन गया। देखो कहीं आतंकवादी से फौजी बन गया। और फिर मैं जब वहां पर मुझे खबर मिलती है, जब मैं टेरिटोरियल आर्मी का हेड था, कि एक मुठभेड़ होती है, मुठभेड़ के अंदर वो 2 आतंकवादियों को मार देता है और फिर उसको सेना मेडल गैलेंट्री मिलता है। तो गैलेंट्री, वाओ। हाँ, देखो क्या स्टोरी है कि कहाँ वो गरीब था, बहन जो थी अंधी थी, माँ बाप मर गए और लोगों के मुकाबले में आ गया कि पार चले जाओ, पैसा कमा लेगा, अपनी बेटी जो सिस्टर है उसका ऑपरेशन कराएगा। वहां गया, चुंगल में फंस गया, टेररिस्ट के ISI के चुंगल में, और फिर कहीं वापस आया, सरेंडर हुआ। उसकी बहन का भी हमने आई साइड दोबारा के लिए ऑपरेशन कराया, उसको भी रिसेटल किया। वो दोबारा जो है एक प्रकार से उसको हमने काम किया, और उसके बाद वो TA इकवान में भर्ती हुआ। एक अच्छा सैनिक तो था ही, और उसके बाद उसने आतंकवादियों को मार गिराया। बहुत ही अच्छा सोल्जर था, और उसके बाद उसको सेना मेडल गैलेंट्री से एक प्रकार अवार्ड दिया गया। सर मतलब कश्मीर में ये भी देखा जाए कि लोग बहुत बार गरीबी की वजह से आतंकियों के चंगुल में फंस जाते हैं। बिल्कुल ठीक बोला आपने, यही बात है, सच्चाई है। और शायद हमारी आर्मी ये समझती भी है, तभी सरेंडर ये जो मिलिटेंट्स है उनकी ये बटालियन बनाई है। मैं एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि आपने पुंछ, राजौरी, अलग अलग सेक्टर में जिनके नाम हम सुनते हैं कि ये आतंक प्रभावित एरिया है, वहां पर आपने सर्व किया है, और वहां पर क्या होता है कि आतंकी और पाकिस्तान, ये तो सबसे बड़ी दिक्कत है ही। एक दिक्कत वहाँ मौसम की भी है, बर्फबारी बहुत होती है, एवलांच आते हैं। अब नॉर्थ इंडिया में हमसे यही सर्दी नहीं झेली जाती और वहाँ तो भयानक बर्फबारी होती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि एवलांच का कोई ऐसा किस्सा कि जब हमारे सैनिक वगैरह फंस गए और आप लोगों ने रेस्क्यू किया हो? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई बात है, ये भी एक बटालियन की बात है कि जब मैं वहाँ पर एक कंपनी कमांडर था, और ये 2000 आपको 1982 की बात है, और वहाँ पर बहुत बर्फ पड़ती थी, जो बटालियन सेक्टर में भी जो कि है, आपको पता है कारगिल बटालियन फिर बाद में फेमस भी हुआ 99 में, और ये मैं बात है 1982 में, हाँ बिल्कुल, कारगिल की लड़ाई में। उस समय उस सर्दियों में बर्फ बहुत पड़ी, और बर्फ पड़ी, हमारी पोस्टें जो थी 32 पोस्टें थी लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वो कट ऑफ होगी, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। राशन जो था वही खाना है आपने।
और एक हमारी पोस्ट थी जिसको कमांडो बेस बोलते थे, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट थी, जी। जबकि वो अवलॉन्च प्रोन थी, वहां अवलॉन्च आ सकते हैं, Avalanche आ मगर उसको छोड़ा नहीं जाता था क्योंकि वो दुश्मन के इन्फिल्ट्रेशन रास्ते को रोकती थी। रास्ते को रोकती। अच्छा। मगर वो सच्चाई है, उस समय इतनी बर्फ पड़ी कि वो जो है अवलॉन्च आ गए वहां, और Avalanche आ गए। अवलॉन्च आने लगे तो बहुत ज्यादा अवलॉन्च आए, तो उनके पहले जो मिलाप था हमारा लाइन कम्युनिकेशन से वो कट ऑफ हो गया, क्योंकि जी। अवलॉन्च ने वो लाइन कम्युनिकेशन को ही खत्म कर दिया। खत्म कर दिया। फिर उनका मिलाप रेडियो सेट से था, मगर जो रेडियो सेट की बैटरी है उसकी भी लिमिट लाइफ है। उस वक्त तो बैटरियां ही हुआ करती थी। हाँ बिल्कुल, आपकी बड़ी बड़ी बैटरियां होती थी, तो वो भी 2-3 दिन चली, और जी। एक ऐसा समय आ गया कि अब उनके साथ मिलाप नहीं, हमें ये नहीं पता वो जिंदा है मरे हुए। तो फिर मैं एक यंग ऑफिसर था, कंपनी कमांडर, जी। मुझे अपने लोग करने, तो फिर ये सोचा गया हम जाके इसको लेके आते हैं, इन लोगों को evacuate बचा करते के हैं, लाते हैं। बचा के लेके आते हैं। बिल्कुल ठीक बोला आपने। तो वो जो रास्ता एक करीब 1 दिन लगता था, जो कि बटालियन कंपनी हेडक्वार्टर से, उसको जी। हमें 4 दिन लगे 4 दिन। पहुंचते इतनी पहुंचते। बर्फ थी। इतनी बर्फ थी, बर्फ के अंदर मतलब चलना बड़ा मुश्किल था, हमें भी अवलॉन्च का डर था। जब हम पहुंचते हैं तो हमें एक नज़ारा दिखता है, उनकी 4 बंकर थे, जी। 2 बंकर जो थे अभी वो बर्फ ने पूरे घेर लिए थे, बर्फ आ ढक गई ली। थी, उसमें कुछ नहीं बचा था, उनका राशन पानी सब चला गया था। बिल्कुल। 2 जो बंकर थे जहां पर वो थे, 6 जवान थे और 3 कुत्ते थे, और जो 3 कुत्ते थे और 6 जवान थे, तो वो जो हैं अब जिंदा थे, और बिल्कुल उनके हालात खराब थी, खाने को उनके पास कुछ नहीं था, बर्फ को जो बर्फ पड़ी होती थी उसको मसल के वो चूसते थे। अच्छा, और मतलब पिघलाने के लिए पानी भी नहीं, मतलब क्योंकि माचिस इनके भी पास नहीं। माचिस नहीं थी, कुछ नहीं था अभी। और इसके बाद वो आप कहेंगे खाते क्या थे, ये कौवा होता है जो कि पीली पीक वाला है, वो कुछ दाने थे, उसको वो डाल के उसको ट्रैप कर देते थे बर्ड्स को, कौवे को। तो कौवे को पकड़ते थे और कौवे को ही जिंदा खा जाते थे। ये जिंदा खा हालात जाते। थी, क्योंकि उसके पंख निकाल के कोई चीज नहीं था। हाँ, इसके बाद पकाने के लिए ना आग थी ना माचिस। कुछ नहीं था। और यही नहीं, अब बात आ रही थी कि दिन में तो उनको पता कि अवलॉन्च किधर से आ रहा है, तो उसके ऑपोजिट भागते। रात को जो था ये नहीं पता लगता अवलॉन्च किधर से आ रहा है। तो हुआ क्या कि अब जो कुत्ते थे वो उनकी सेंस होती है कि वो उनको मालूम है अवलॉन्च किस तरफ से आ रहा है, वो दूसरी तरफ भागते हैं। जी। तो उनको ने क्या कर रखा था, अपने को बांध रखा था कुत्ते के साथ। मतलब एक सैनिक ने अपने पैर कुत्ते के पैर से बांध रखे थे उसके गले से, उसके गले से अपना हाथ और उसके गले से बांधा हुआ था, कुत्ते के पट्टे से। हाँ, जैसे ही, हाँ पट्टे से, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जैसे ही एक प्रकार से अवलॉन्च आता था तो आवाज आती गट 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 गट, ये नहीं पता किधर जाना है। किधर से तो कुत्ता को पता है कि भाई अवलॉन्च किस तरफ आ रहा है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भागता है। अच्छा। क्योंकि उसको हमने बांध रात के रखा अंधेरे था, में। और तो हम साथ साथ भागते थे। इस प्रकार से वो अवलॉन्च से बच पाए, नहीं तो पोस्ट में ऐसा लगता था यहाँ तो कोई भी नहीं बचागा। फिर हमने उनको वहां से पकड़ा, उनको लिया, और एक की हालात बहुत खराब थी, मरने के कतार पे था, उसको हमने जो फर्स्ट एड दी वो लेके गए थे, और फिर हमने उनको इवैक्यूएट किया, अपने कुत्तों को भी ले गए। और वो जो 2 जो हमारे 4 कुत्ते मैं बता रहा था थे, और उन कुत्तों को हमने साथ रखा, और उनको भी हमने फिर अपनी पलटन के साथ रखा। वो कुत्ते हमारे जब तक वो नहीं मर गए वो हमने ऑन अप कर लिए। इसका मतलब फौज को देखें कि अब हम बटालिक से गए जयपुर में, हमारे साथ वो कुत्ते भी गए, फिर हम गए वहां पर अरुणाचल प्रदेश में, वो कुत्ते हमारे साथ थे। तो ये मैं एक बड़ी अजीब सी स्टोरी होती है फौज की। बड़ा मतलब प्यार हो जाता है उन जानवरों से भी। बिल्कुल, जानवरों को भी हम अपना सोचते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर मार के खाना था सर्वाइवल के लिए तो कुत्तों को भी मार सकते थे। बिल्कुल आपने ठीक बोला, मैं बताना नहीं चाहता था, मगर एक हम अपने किसी साथी को ऐसा नहीं करते। हमारे लिए कुत्ते साथी हैं, हमारे साथ हैं, तो वो हमारा जो है एक प्रकार अंग है। हम खुद मरेंगे, वो भी मर जाएंगे, वो अलग बात है, मगर कुत्तों को हम अपने शरीर का हिस्सा समझते हैं। जी सर, शायद यही सेंसिटिविटी भी है इंडियन आर्मी के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला आपने। और सर कितने दिन थे जो हमारे जवान वहां अटके रहे थे अवलॉन्च में? कम से कम 17 दिन। 17 दिन। हाँ, 17 दिन भी मतलब भूखे प्यासे जैसे तैसे सर्वाइव करके वो जिंदा रहे। बिल्कुल, ये एक बड़ी स्टोरी है कि जो कि ह्यूमन आप कहें कि अगर टेनेसिटी है, जिंदा रहने की हिम्मत है, ताकत है देश के लिए सर्व करनी, तो आप कुछ भी कर सकते हैं।
और सर आपने उन्हें बचाया, ये मेरे लिए गर्व की बात है कि आपके सामने बैठकर मैं आपसे ये कहानी सुन रही हूँ। आपने उन्हें बचाया, आपने उन्हें रेस्क्यू किया और शायद यही वजह थी कि भगवान ने भी आपको रेस्क्यू किया। बटालिक सेक्टर के अंदर जो बर्फ की दरार में आप गिर गए थे, मैं बताना चाहूंगी कि क्रेवाइसिस होते हैं और बर्फ की मोटी मोटी दरारें होती है। मैं व्यूअर्स को बता दूं, बर्फ की मोटी मोटी दरारें होती है, वो गड्ढों से भी खतरनाक होती है और सर उसमें गिर गए थे। अब वहां से बर्फ की उस जानलेवा दीवार से आप बचे कैसे सर? हाँ देखो, ये बात है कि बटालिक से चोरबाग से तुर्तुक क्रॉस करके फिर हम ग्लेशियर गए थे। ये पेट्रोल थी ग्लेशियर। बड़ी, और ग्लेशियर जो है वो आपको पता है कि वहां पर -50 के करीब टेम्परेचर है। ये सियाचिन ग्लेशियर था या साइसेन दूसरा? ग्लेशियर की बात है। सियाचिन, तो ओके। तो उसके बाद जब गए वहां पर, क्योंकि पहले डिप्लॉयड थे वहां पर तुर्तुक में, और तुर्तुक के बाद फिर हमने पोस्टों पे जाना था। और उसके बाद हमने जो पोस्टों से जब वापस आ रहे थे सेंट्रल ग्लेशियर से, उस समय जो एक कर्वेसिस था, जब यही बताना चाहूंगा कि हम 8 लोग थे, मैं अफसर सबसे आगे था और पीछे 7 जवान थे, और हमने एक दूसरे को बांधा हुआ था, क्योंकि ये हाँ एक रोप से बांध देते हैं कि अगर कोई गिर जाए अंदर जाए तो फिर उसको हम खींच सकते हैं। तो ये हाथ बंधे हुए थे या पैर? ये आपके जो इस कमर से बांधते, कमर से बांध के हम चलते हैं, और एक प्रकार से क्योंकि हाथ आपके फ्री होने चाहिए, कल को दुश्मन भी हमला कर सकता है, ग्लेशियर की बात है। तो ऐसे हम चलते जा रहे थे, और कहीं खुदा ना खास्ता जो कैरवेसी जो ऊपर से नजर नहीं आता, उसके ऊपर बर्फ पड़ी होती है तो, और अंदर से जैसे आप पैर डालोगे आप अंदर चले जाओगे। और यही हुआ कि मैं सबसे आगे था, जो एक प्रकार से पेट्रोल कमांडर था, और मैं एकदम गया और एकदम कम से कम 10 से 12 फीट अंदर गया, और फिर उस कैरवेसिस में चला गया, और मुझे कुछ नहीं दिखता। उसके बाद बिल्कुल अंधेरा छा गया, और ये भी समझ नहीं आ रहा था, थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही थी, ऊपर से कुछ बातचीत कर रहे थे जो मेरे पेट्रोल का साथी थे। और आप ये सोचेंगे फिर आप जिंदा कैसे रहोगे, मुझे नहीं पता कितनी देर, कम से कम 7 से 8 मिनट के करीब हुआ होगा। बिल्कुल ब्लैकआउट हो रखा था, और उसके बाद जो ट्रैप हो जाती है ऑक्सीजन, उसमें ही आपको सांस ले सकते हो। देखो, जब हिम्मत हो जिंदा रहने की तो फिर भगवान भी आपका साथ देता है। और फिर वो, मुझे ये नहीं पता कि अब वो कर पाएंगे। देखो मगर ये समझना कि वहां पर जब निकालते हैं वो एक टाइम पीरियड है। अगर बर्फ पड़ी हुई है, कैरवेसिस हैं और ब्लिजर्ड आ गए हैं, रात होती जा रही है, तो फिर वो सारे मर जाएंगे। ब्लिजर्ड का मतलब तूफान आ जाता है, तूफान आ गया। अच्छा। जो आपका एक प्रकार स्नो का बर्फीली तूफान आ गया, तो ऐसे में सब मर जाएंगे। तो एक ऐसा समय आता है, वो सोचते हैं कि अब हम बचा नहीं पाएंगे, वो जो रोप जिससे हमने बांध रखा उसको कट कर देते हैं। मतलब निकालने के लिए उनके पास आधा घंटे के आसपास होता होगा, और अगर उसमें नहीं निकाल पाए तो वो रस्सी काट के उस साथी को वहीं छोड़ देते हैं। उनकी मजबूरी होती है। मैं कहता हूँ ये लास्ट रिजॉर्ट नहीं करते, ये कोशिश करते रहते हैं, मगर नहीं, ये भी एक सिखलाई है कि जब बचा नहीं पाओगे तो आप भी मर जाओगे, क्योंकि वहां पर रात को तूफान आता है, आप नहीं रह सकते टेम्परेचर। मगर मेरे जवान थे, ताकत थी, हिम्मत थी, और वो करते रहे कि बहुत ज्यादा तूफान आ रहा था, और मुझे लगता मैं कम से कम 14 मिनट होंगे, वो बिल्कुल मुझे थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही थी। वो समय ऐसा लगा कि अब बचना मुश्किल है। तो वो जब कहानियां आपके आती हैं, आपके बच्चे आपके सामने आते हैं, आपके माँ बाप, आपकी वाइफ आपके सामने नजर आती है, एक वो पूरी की पूरी पिक्चर आपके साथ घूम जाती है। मगर हाँ बिल्कुल, जब उसके बाद बहुत लगा, और हुआ क्या कि वो करते रहे कोशिश करते, और है अगर कोशिश करोगे तो खुदा भी आपकी तरफ ध्यान देता है। और उन्होंने धीरे धीरे करके रोप से करके जो थी उसको खींचा, और मैं निकल पाया। और फिर काफ़ी हालात ख़राब थे, हमारे साथ नर्सिंग असिस्टेंट था, उसने फर्स्ट एड दी, और ये हुआ। कहने का मतलब ये है कि आप ह्यूमन वो देखें कि कितना प्यार मोहब्बत है। वो उनको भी पता था कि लाइफ थ्रेटनिंग था, उनको पता था तूफान आ रहा है और मुश्किल है, अब बचाना मुश्किल। ऐसा समय भी आ गया था जब मुश्किल है, मगर वो अपने अफसर को नहीं छोड़ते जवान। और ये एक है इंडियन आर्मी का, वो भी खुद मर जाएंगे मगर छोड़ेंगे नहीं। मतलब सियाचिन में आपके लिए इतना मुश्किल था वो जो मोमेंट था जब आप उस क्राइसिस में थे, तो क्या होता है, मतलब बिल्कुल कुछ भी नजर नहीं आता और सांस वांस रुक जाती है, ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो सांस का क्या है कि जब आप जाते हो तो ऑक्सीजन ट्रैप हो जाती है,
और ट्रैप का मतलब बंद हो जाती है? ऑक्सीजन मिल जाती है, पॉकेट्स होती है वहां पर, ओके उनको आप ले सकते हो जी हाँ। ज्यादा देर तो नहीं जिंदा रह सकता कोई भी, पर ऑक्सीजन ट्रैप हो जाती है तो आप कुछ समय के लिए जिंदा रह सकता है। जी तो ये है कर्वेसीज, क्योंकि लूज स्नो है, हाँ कोई बर्फ जो है जमी हुई नहीं, आइस नहीं होती जी हाँ, एक वो होता, तो इसलिए जब बर्फ गई है तो उसके अंदर लूज है, उसमें आपको थोड़ी बहुत सांस आ जाती, कुछ समय के लिए आप जिंदा रह सकते बट वो एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद बिल्कुल। आपका दम घुटने लगता दम है। घुट जाएगा, आपको पता है, जब आप कोई ऐसी जगह डाल देगा जहां आपके पास ऑक्सीजन नहीं है सांस, मगर वो ट्रैप हो जाती है ऑक्सीजन, पॉकेट्स हैं ऑक्सीजन के, आप रह जाते हो कुछ एक समय के लिए जिंदा। ओके, और अगर फिर उस सिचुएशन में अगर तूफान आए तो ये ऑर्डर होते हैं कि भाई आप साथी को छोड़ो और आगे निकलो? अगर ऐसी सिचुएशन, देखो ऑर्डर नहीं है, हाँ ये सच्चाई है कि जब आप नहीं निकाल पा रहे और आप भी मरोगे जी मगर सच्चाई यह है कि भारत के जो सैनिक हैं वो अपने अफसर को कभी नहीं छोड़ते, वो मर जाएंगे, जब वो अपने जानवरों को ही नहीं छोड़े। हाँ, तो आप समझ लो कि इतना प्यार मोहब्बत है, वो चाहे मर जाएंगे मगर छोड़ेंगे नहीं, साथी को नहीं छोड़ते। जी सर, बिल्कुल यही इंडियन आर्मी की स्पिरिट है। और एक मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी सर कि जब सियाचिन की मैं स्टोरी बना रही थी और उसमें मैंने ये पढ़ा कि सियाचिन में जीना तो मुश्किल है ही, मरने के बाद भी चैन नहीं है, क्योंकि चीता हेलीकॉप्टर होते हैं और जो शव है उनको आसानी से नीचे नहीं लाया जा सकता, उसमें वो काफ़ी छोटे होते हैं और शव जो वो टाइट हो जाते हैं, डेड बॉडीज जो है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि सियाचिन में आपने सर्व किया और आप हेड ऑफ स्टाफ थे, आप कई बार वहाँ गए भी, वहाँ का जो टफेस्ट एक्सपीरियंस है, आप कोई कहानी हमारे व्यूअर्स को बताइए। जैसे मैंने ये बताया, ये भी सियाचिन का था जब मैं यंग ऑफिसर था, ये कोई करीब करीब 84 की स्टोरी थी। अब मैं फिर 2012 में वहाँ पर चीफ ऑफ स्टाफ बन के गया 14 को लेह लद्दाख में। तब तक तो काफ़ी बदलाव आ चुका था, हमने अपनी पोस्टें अच्छी कर ली थी, मगर टेम्परेचर तो वही -50 -60 तक था नदर्न ग्लेशियर में। और फिर मेरा मुद्दा ये था कि मैं हर पोस्ट पे जाऊँ, हेलीकॉप्टर से जाते थे, ये तो अलग बात है क्योंकि मैं उस टाइम मेजर जनरल था, मगर मुझे लगता था कि क्योंकि मैंने यहाँ सर्व किया है, मैं जाके अपने जवानों से मिलूँ। वहाँ आपको पता है कभी फ्रेश नहीं मिलता, फ्रेश आपकी सब्जी वगैरह बिल्कुल नहीं मिलती। हाँ। वहाँ पर लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, और मुझे पता है कि ऐसा ऐसा समय था कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा मुश्किल होती सुबह, कहाँ कैसे जाएंगे, आपको फ्रेशन अप कैसे होना है। वाकई वहाँ की जो लाइफ देख के आपको लगेगा कि भाई अगर कोई सैनिक देश के लिए कुछ कर रहे हैं तो ये हैं। तो ग्लेशियर में आए। और दूसरी बात आपको ये समझना चाहिए, 4 से 5 पोस्टें हमने धीरे धीरे पाकिस्तान की जीती हैं। बाना पोस्ट भी तो वहीं थी, बाना पोस्ट हमने जीती है पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान की पोस्ट होती थी उस पर हमला करके। तो ये नहीं है कि आपने वेदर से ही रहना है, आपने दुश्मन का मुकाबला करना है। हाँ, तो ये सच्चाई है। एक के बाद एक वहाँ पर किस्से हैं कि जहाँ पर आपने ये देखा कि भाई इससे ज़्यादा कोई लड़ नहीं सकता वेदर के साथ। तो भारत का सैनिक है, वो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप नॉर्थ ईस्ट में भी सर्व कर चुके हैं, और मैं पढ़ रही थी मिजो नेशनल फ्रंट के बारे में। लाल डेंगा पहले मिलिटेंट और बाद में बने सीएम, और मैंने जब उनकी कहानी पढ़ी तो ये फर्स्ट टाइम था कि जब इंडियन एयरफोर्स को अपने ही एक इलाके पर अटैक करना पड़ा था, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वहाँ इंसर्जेंसी इतनी फैल गई थी। मिजोरम का जो आतंकवाद है, एक तरह से मिलिटेंसी कह सकते हैं, वो इतना भयानक फैल गया था, और उसके बाद उस आतंकवाद को कंट्रोल करना, उस मिजो नेशनल फ्रंट को कंट्रोल करना और उस शांति समझौते को करवाना, तो जो मिजोरम का आतंकवाद है वो आप लोगों ने कैसे सेटल किया? देखो सच्चाई, मिजोरम का जो आतंकवाद आप कह रहे हो कि होने की वजह यही थी कि वहाँ पर एक प्रकार से भूखी हो गया था, भूखमरी फैली थी, क्योंकि वहाँ पर ये 100 साल में चूहे पैदा हो जाते हैं बहुत ज़्यादा मिजोरम में, और वो सारे के सारे जो आपकी फील्ड है उसको, राइस की जो फील्ड थी उसको खा गए। अच्छा, तो चावल के खेतों में चूहे फैल गए और फिर खाने को कुछ नहीं। और ऐसे समय में आपकी डिससैटिस्फैक्शन होती है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट उस समय, आप जो मिजोरम तो बहुत नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा था, असम का, और बहुत दूर था, तो ऐसे उस वक्त असम का हिस्सा था। हाँ, तो इसमें ऐसी बातें हुई कि धीरे धीरे वहाँ इंसर्जेंसी चली गई। नागालैंड में भी इंसर्जेंसी थी, और ये कुछ
मैं यही कहूँगा खामियां गलतियां हमारे से भी हुई हैं, देश आज़ाद हुए टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था, तो ऐसे में वहाँ इंसर्जेंसी होगी, लोगों के पास खाने को नहीं था, कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल किया। उस समय जो ईस्ट पाकिस्तान था ईस्ट उसने भी, पाकिस्तान, हाँ, उस टाइम बांग्लादेश नहीं था। बांग्लादेश। तो मगर एक सच्चाई है कि जो हुआ क्या कि धीरे धीरे पहले ईस्ट पाकिस्तान, फिर 71 में पाकिस्तान बन गया था, जी। बांग्लादेश बन गया था उस समय। तो इनकी जो चिटागोंग हिल में कुछ एक इनकी अभी भी बेसी थी, मगर चिटगांव ज्यादातर, में। हाँ, चिटागोंग में, हाँ। मगर ज्यादातर बेसी म्यांमार में। कहने जी। का मतलब ये है कि जब हम पहुंचे थे 78 79 में बातचीत चल रही थी, मगर वो अभी भी सरेंडर नहीं करा थे। मगर फिर हुक्म दिया गया कि इनको अब हम जब क्रिसमस आएगा, क्योंकि वहाँ क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, उसको हम आने देंगे और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे। मतलब आप क्रिसमस में अपने घर आओ, हाँ, अपनी फैमिली के फैमिली से साथ रहो। सेलिब्रेशन करो और हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट, वेल सेड। और यही किया, वो जी। अपने घरों में आए, अपने बच्चों से मिले, अब माँ बाप से। अब उनका दिल नहीं किया, क्योंकि नेचुरली कौन चाहता है जंगलों में रहना, जी। जब अपने बच्चों के साथ मिलता है, अपने माँ बाप से, अपनी वाइफ से, तो धीरे धीरे उनका भी मन बदला। और मुझे लगता है वो पहल थी कि ये जो 84 के अंदर मिजोरम अकॉर्ड साइन किया, लाल डिंगा के और राजीव गांधी की उस टाइम गवर्नमेंट थी, और एक बहुत अच्छा साफ सुथरा मिजोरम का अकॉर्ड है। और मुझे लगता है ये पहल थी, जब हमने उनको आने दिया, अपनी फैमिली से मिला। वो ह्यूमन एक एंगल ऐसा है कि आप उनको ऐसा लगा, उनको अपनी फैमिली से मिलके कि भाई हम गलत हैं और हमें आना चाहिए, हमें ओवरग्राउंड बनना चाहिए। और मुझे लगता है वो प्रेशर लाल डिंगा पे आया, और फिर बाद में आप इंसर्जेंसी खत्म हुई 1984 के अकॉर्ड के बाद। आज देखे मिजोरम एक बहुत ही अच्छी प्रोस्परस स्टेट है, और ये भारत के लिए फख्र की बात है। बिल्कुल सर। सर, एक चीज़ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि मिजोरम की तरह हम कश्मीर का आतंकवाद खत्म क्यों नहीं कर पाते? देखो, मिजोरम का तो सब इंटरनल थी ज़्यादातर, क्यों, चाइना तो हेल्प कर रहा था, मगर आतंकवाद क्यों नहीं ख़त्म कर पा रहे हम JNK का? क्योंकि इसकी जड़ें जो है वो पाकिस्तान में है। जी। पाकिस्तान जो ऐसा देश है जो कि खुद टूटने के कगार पे है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद का बढ़ना। मगर वो कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ 14 साल भी आप सीधी करने की कोशिश करो, टेढ़ी की टेढ़ी रहेगा। तो उनकी पॉलिसी है कि भाई ब्लीड इंडिया विद 1000 कट। उनको पता है हम कन्वेंशनल वार में तो कभी भारत से जीत नहीं सकते, क्योंकि हर बार जब उन्होंने हमला किया है, हार का मुंह देखा है। चाहे वो 1947-48 में, 65 की लड़ाई में, और 1971 की लड़ाई में तो भारत ने उसके 2 हिस्से कर दिए थे। 93,000 उनके जो सैनिक थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर करवा दिया था। 1999 में कारगिल की लड़ाई में, वो भी एक मैं किस्सा बताना चाहूँगा, उस समय मैं वहीं था कि क्या हुआ कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि अपने जवानों की इज्जत नहीं करता। मुझे अभी भी याद है, उस टाइम मैं स्टाफ में था 99 में, और वहाँ पर 18 डेड बॉडी थी, और वो पाकिस्तानी जो एक फौजियों की थी, NLI की जी। तो उनकी जो NLI बटालियन है उनकी थी। हमने उनको पास किया, क्योंकि मैं कर्नल GS था, ये पास किया गया कि भाई आपकी डेड बॉडीज हैं, आप इनको ले जाइए। हाँ, रेडियो सेट से। उन्होंने मना कर दिया, कहता कि हमारी कोई भी डेड बॉडी नहीं है, कोई पाकिस्तानी नहीं है, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे आतंक वो हैं, आपके मुजाहिदीन। बिल्कुल, हमने बताया कि भाई इनकी आइडेंटिटी कार्ड है, इन प्रूव होता है ये पाकिस्तान आदमी, मगर उन्होंने अपने जवानों की डेड बॉडी लेने मना कर दिया। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि अपने लोगों को भी, और ये देखें भारत ने उन लोगों की प्रॉपर ढंग से अंतिम संस्कार किया एज पर मुस्लिम राइट्स। और ये देश है भारत, और ये देखो पाकिस्तान कि जो कहाँ अपने ही जवानों को छोड़ के, तो बहुत दुख की बात है। उन्होंने अपनों को भी अपना नहीं माना, और हमने दुश्मनों का भी अंतिम संस्कार किया। बिल्कुल, बहुत क्योंकि हमारी पॉलिसी है, हम कहते हैं कि सोल्जर की रिस्पेक्ट की जाए। वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने देश, तो हम जब डेड बॉडी को सल्यूट करते, तो इसमें कोई शक नहीं। अगर कोई बहुत बहादुरी से लड़ा है पाकिस्तान की तरफ से भी, तो हम उसको मानते हैं कि एक बहादुर सैनिक था अपने देश के लिए। तो उनकी जो डेड बॉडी थी, हमने बिल्कुल प्रॉपर जो मिलिट्री फ्यूनरल की तरीका है किस प्रकार से किया जाएगा, हमने अंतिम संस्कार एज पर द मुस्लिम राइट्स किया। जी सर, बिल्कुल। यही भारतीय सेना की मैं ये कहूँगी कि एक महानता है
बिल्कुल। जो हर एक सैनिक जो है वो अपने आप में देश के लिए एक एसेट है। मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि 36 साल आपने देश की आर्मी को सर्व 38 साल किया, 38 38 साल, और इसमें आपको वैसे तो अवार्ड्स की, मैंने आपका, जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो अवार्ड्स की भरमार है आपके पास, लेकिन जो युद्ध सेवा मेडल है और जो विशिष्ट सेवा मेडल है, जब ये दो बड़े अवार्ड्स आपको मिले तो क्या मोमेंट था वो, और किस वजह से ये आपको दिए गए, क्या कहानी है इनके पीछे, ये मैं आपसे जानना हाँ चाहूँगी। देखो, मैं यूथ सेवा मेडल का बताऊंगा कि ये उस समय की है कि जब मैंने ब्रिगेड कमांड करा, जैसे मैंने मच्छल सेक्टर का बताया, जी, जहाँ पर आपको कि हम दो काम किए। जी, बताइए। आतंकवादी हमने बहुत मारे, 2 साल के अंदर आतंकवादी मारे, मगर एक और प्रिंसिपल था, आतंकवादी तो मार सकते हो, आतंकवाद को खत्म नहीं कर सकते। जी, तो हमने जो हमारा जो सेक्टर था, मच्छल सेक्टर, जिसके अंदर मच्छल, मच्छल नाम मच्छल था। सेक्टर, और जिसमें 18 से 20 गांव भी थे, और जी, ये था, हमने उनका मन भी जीता, विन द हार्ट्स एंड माइंड ऑफ द पीपल। मतलब वहां पर कश्मीरियों का दिल जीता कश्मीरियों आपने। का मन जीता, और कश्मीरियों का मन जीतने से क्या हुआ कि जो भी आतंकवादी का कोई इन्फिल्ट्रेट करके आता था तो हम्म, उसकी खबर हमको देते थे। मतलब लोग ये आपको मुखबिरी कर देते थे। बिल्कुल कर देते थे कि इसमें है, क्योंकि हमने उनको लुक आफ्टर किया, और वहाँ पर हमने स्कूल 6 बनवाए अपने दौरान में। उनके बाद उनके एक प्रकार से बच्चे वहाँ से हमने भेजे टूर पे भी, पूरे इंडिया के टूर में। जी, तो वो कहते हैं ना, एक प्रकार से जो विन हार्ट्स एंड माइंड जो है वो हमने किया, और ये सच्चाई है। इसको मद्देनजर रखते हुए शायद उनको लगा कि मुझे युद्ध सेवा मेडल मिलना चाहिए, मगर मुझे लगता है ये मेरे लिए नहीं, ये जो रिकग्निशन है ये पूरी ब्रिगेड के लिए, पूरे जवानों के लिए। और मुझे बड़ी खुशी होती थी जब अभी भी जो कश्मीरी मत्सल सेक्टर में हैं, मुझे रिटायर हुए 10 साल हो गए, और जो बात हम कर रहे हैं करीब के 18-20 साल पुरानी, वो अभी भी टच में है। कभी मतलब भी वो कोई याद करते हैं तकलीफ होती आपको। है तो मुझको बात करते हैं कि साहब हमारी ये प्रॉब्लम है, और मैं जैसा भी बन पाता है तो कोशिश करता हूँ। तो ये सच्चाई है। बहुत ही भावुक समय था जब उनके साथ रहा। एक ऐसा समय आया कि वहाँ आतंकवाद की इन्फिल्ट्रेशन रुकी, क्योंकि जैसे ही आतंकवाद की कोई इन्फिल्ट्रेशन होती थी वो हमारे को इन्फॉर्मेशन देते। तो ये जी, बदलाव है, ये बहुत अच्छी बात है। सर कितने 2 सालों के अंदर आपने कहा बहुत से, कितने आतंकी मारे? देखो इनको थोड़ा हाँ, अभी इनको नॉर्मल नंबर। अच्छा नहीं लगता बात करना, क्योंकि आतंकवादी मारे 100 से ज़्यादा होंगे। 100 से ज्यादा। मगर ये सच्चाई है कि ये पूरे ब्रिगेड ने, उसके अंदर 5 बटालियन थी और 3 टियर में डिप्लॉयड थे। बहुत खुशी की बात यह है, आतंकवाद का सफाया करने में भी मदद की, और उसके साथ साथ जो लोग थे 18 से 20 गांव, उनका भी हमने एक मेन स्ट्रीम में लाए, विन द हार्ट एंड माइंड, और उनका हमने एक प्रकार से मन जीता। मतलब आपने सिर्फ आतंकवादियों को ही खत्म नहीं किया, मतलब खत्म तो क्या क्या कह सकते हैं, सिर्फ आतंकवादियों को ही नहीं रोका, कश्मीर के जो लोग थे उनका भी दिल आपने जीता। या और शायद ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो है वो आज भी करती है। बिल्कुल करती, सच्चाई है। सर बिल्कुल, ये इसी वजह से शायद ये जितने भी अवार्ड है वो सबके लिए सम्माननीय हो जाते हैं। बिल्कुल और वो मोमेंट कैसा था जब आपको पता चला, ये अनाउंसमेंट हुई, घर परिवार में कैसा माहौल था? बिल्कुल अच्छा लगा, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छा लगता है। और देखो, भारत का जो ऑफिसर है, जवान है, वो देश के लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो उसे बड़ी खुशी होती है कि भाई कुछ करने का मौका मिला। और हमारा तो पूरी लाइफ है देश के लिए, इसमें कोई शक नहीं। मुझे भी 2 लाइनें याद आती हैं बिल्कुल, मैं कि सुनना चाहूंगी। हाँ, बताना चाहूँगा। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। तो ये सच्चाई है। हमारा तो वो कहते हैं ना कि आप किस लिए बने हो, हम देश के लिए बने, और देश की ही सेवा करना ही एक फौजी का धर्म है। देश के इन्हीं जवानों को हम सैल्यूट करते हैं सर। आपकी लाइनों ने हमारा दिल जीत लिया। और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि हरियाणा का एक लड़का आर्मी में इस रैंक तक पहुंचेगा, क्या आपने कभी सोचा था? आपने आर्मी क्यों ज्वाइन की? हाँ देखो, ये सच्चाई है कि इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सैनिक स्कूल कुंजपुरा में गए, जो कि एक प्रकार ब्रीडिंग ग्राउंड है आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए। फिर एनडीए गए, एनडीए से आईएम में, और फिर फौज में आ गए। तो ये एक सच्चाई ये है कि
ये देन स्कूल की है, ये सैनिक स्कूल जो बने थे वो एक सबसे मैक्सिमम। लेकिन सर सैनिक स्कूल क्यों? आपने कभी सोचा था, चाहा था बचपन में? हाँ देखो, वो तो यही है कि जो फैमिली फार्मर्स की थी, उन्होंने पता चला कि ये सैनिक स्कूल बना है, उसके अंदर तैयारी की, उसका एग्ज़ाम दिया, पास हुए, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। मतलब आपके मन में था आर्मी ज्वाइन करने का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, ये तो एक प्रकार जज्बा है फौज में ज्वाइन करना देश के लिए। और मैं तो अभी सच्चाई यह है कि मेरे दादाजी भी फौज के अंदर थे, मेरा लड़का खुद अभी स्पेशल फोर्सेस को कमांड कर रहा है। अच्छा। हाँ, और मेरे दादाजी जो थे वो फ्रीडम फाइटर भी थे, वो जी। जलियांवाला बाग में थे। उसके बाद उन्होंने फौज छोड़ दी क्योंकि उसके अगेंस्ट लड़े थे हाँ, अंग्रेजों के साथ अंग्रेजों के साथ। 1919 के अंदर। और उसके जी। बाद वो फ्रीडम फाइटर भी रहे। और फिर अभी मेरा बेटा भी फौज के अंदर है, वो भी कमांड कर रहा है स्पेशल फोर्सेज, 10 पैरा स्पेशल फोर्सेज। तो बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब आप क्रांतिकारियों के परिवार से आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, और ये फख्र है, बहुत फख्र की बात है। सर आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे थे, हाँ। है ना? एक कहानी मैंने आपकी ये भी पढ़ी है कि उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से बहुत हैवी बस्ट आया, बहुत भयंकर फायरिंग हुई, और उस फायरिंग का आप लोगों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। वो कहानी क्या थी और क्या वो हालात थे जब ये दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हुई? हाँ बिल्कुल, देखो मैं कंपनी कमांडर था, हमारी यूनिट डिप्लॉयड थी पुंछ राजौरी के इलाके में। और ये सच्चाई है कि उस समय फायरिंग बहुत होती थी एक दूसरी तरफ। मगर लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक जो हमारी पोस्टें थी, कुछ एक वल्नरेबल पोस्ट होती हैं। वल्नरेबल पोस्ट वो कि जो दुश्मन के बहुत नज़दीक हो। अच्छा। और कभी भी हमला भी हो सकता है, तो वो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने वाली बात है। वो और लाइन आप उन्हीं पोस्ट पे तैनात थे जो इतनी पास थी? क्योंकि मैं कंपनी कमांडर था उस समय, मेरी सर्विस होगी कोई 4-1 साल की, और मैं उस पोस्ट पे गया हुआ था। जी। क्योंकि उस पे क्या होता है कि हमारा जो वल्नरेबल पोस्ट है उसमें कंपनी कमांडर कम से कम 1 महीने के अंदर 5 से 7 बार रहता है। जी और सर। आप कहेंगे कि अगर इतनी नज़दीक है लाइन ऑफ कंट्रोल, तो आप ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आपको अपने पोस्टें गार्ड करनी है, नहीं तो जी। दुश्मन आके उसको कैप्चर कर लेगा, वो डोमिनेट थी। तो जी। मुझे याद है अभी भी, ये कोई बात थी कोई सितंबर अक्टूबर की, जी। जो इसमें, और उस समय दुश्मन ने बहुत फायरिंग की, और उस समय मैं बाप रे। वहीं था। और इतनी फायरिंग की कि हमारी एक कैजुअल्टी भी हुई। जो मेरा बड़ी रेडियो सेट था, मैं कंपनी कमांडर था, मुझे लगा अभी उसके एकदम उसके चीरती हुई चलेगी। और मतलब आपके साथ जो रेडियो ऑपरेटर थे, रेडियो ऑपरेटर था, उनको गोली लग गई? गोली लगी, और इसमें शकनी, और वो अभी जिंदा था, अभी हो रहा है आपके सामने ही खत्म हो गए? मेरे सामने। एकदम हिलाने वाली बात होती है। और एमएमजी का बस्ट आया एमएमजी का, उसमें उसकी पूरी अंतड़ियां निकल गई बाहर। तो इतना ये भयानक? बहुत मूवेबल थी। तो हमने कहा पाकिस्तान को सबक सिखाना है, और जी। हमने अगले दिन हमला किया पाकिस्तान के। फिजिकली नहीं, हमने अपने सारे वेपनों से वहाँ पर जो था मिलान में थी। उसके बाद हमने एमएमजी मोटर खोल दी, और आर्टिलरी फायर भी खोला, जो कोऑर्डिनेट हो गए। मतलब हुआ भारत क्या, ने भी भयंकर हमला कर दिया? ऐसा किया, पाकिस्तान की पोस्ट हमने बर्बाद कर दी। उसमें सुनने में आया 11 उनके जो थे कैजुअल्टी सैनिक। हुई, जिसमें 7 फेटल कैजुअल्टी और 4 जख्मी हुए। जी। और फायर पे फायर, एक पोस्ट बर्बाद, दूसरी भी पोस्ट भी आधी। और पाकिस्तान जो था वाइट फ्लैग लेके सामने आ गया कि साहब माफ करो, कि गलती से कर मतलब दिया। वो सफेद झंडा लेके आ गए सफेद कि रुक झंडा जाओ। लेके आ गए, सीज फायर करो, आपने तो हमारा सब कुछ कर दिया। देखो, फायर पार भारत की बहुत है, भारत के अंदर जज्बा है। हम किसी, जब एक आपस में ये बातचीत है कि एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, हम किसी को धोखा नहीं देते। जी। पर पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, उस पर विश्वास करना तो सबसे बड़ी गलती हो सकती है बेवकूफ़ी है। आपको। मगर उसके बाद पाकिस्तानी जो हैं नज़र नहीं आया हमें, क्योंकि उनको इतना डर लगा कि ये तो बहुत धाकड़ पट्टन है, ये तो आपका खात्मा कर देगी। तो जी। ये सच्चाई है, ये करना जरूरी है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। तो उस वक्त ऐसा हुआ कि पाकिस्तान वाले झंडा लेकर आ गए कि रुक जाइए इंडिया वालों? बिल्कुल, वो हाथ खड़े करके उनकी पूरी पोस्ट बर्बाद। मैंने अभी तक देखी जो पोस्ट थी, हमने आर्टी फायर, मोटर फायर किया, उसके बाद आरसीएल होती थी वो फायर की, 51 mm मोटर फायर की, एमएमजी का फायर, एलएमजी का फायर, और मतलब सब जितने हथियार थे सब खोल दिए पाकिस्तान नष्ट पे। करके दिखा दिया उनको। अभी सपनों में भी हमको याद आते होंगे, अभी ऐसी गलती नहीं करें। 11 कैजुअल्टी, 7 फेटल और 4 उनके जो थे जख्मी हुए थे। मैं आपसे पूछना भी चाह रही थी कि ऐसा कोई मोमेंट जो बहुत ज़्यादा इमोशनल कर गया हो आपको किसी ऐसे ऑपरेशन के दौरान, और आपने बताया कि आपके जो साथी थे। जो मैं रेडियो सेट पे बात कर रहा हूँ, जी। क्योंकि वहां पर
ये पोस्ट थी, उन्होंने एक प्रकार हमारी लाइन कम्युनिकेशन भी कट हो गई थी जी उस समय, और हो सकता है कि हो, तो हम रेडियो सेट पे बात कर रहे थे, फायरिंग आ रही थी, और उसी समय एमएमजी का बस्ट है, जो मेरा बडी है, जो मेरा साथी है, जो कि सिग्नल ऑपरेटर है, उस पर लगती है। तो आप देख सकते हैं कि आपको क्या बीतेगी, जबकि आपका सिग्नल ऑपरेटर जो आपका साथी है जो वो पास में खड़े हैं, और वो गोली आपको भी लग सकती थी। 100% लग सकती है। वो तो देखो, याद रखो, जब तक गोली आपके नाम से नहीं बनी, नहीं लगती। फौजी आदमी का है, अगर देश के लिए जान भी जाए तो वो भी बहुत अच्छी बात है। ये याद रखो कि आप, वो कहते हैं ना कि भाई फौजी का आपका धर्म क्या है। मेरी यूनिट में तो देखो 50% डोगरा है, 25% गोरखा है, 25% मोमदन है। हमारा धर्म तो हमारा देश की फ्लैग है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है। हम हिंदू मुसलमान नहीं। और हमारे तो पलटन में, मैं कंपनी कमांडर था मुस्लिम कंपनी का, मैंने तो रोजे किए हैं जी ऑफिसर का कोई धर्म नहीं इंडियन आर्मी में, जो ट्रुप्स का धर्म है वो ही ऑफिसर का धर्म, ये बहुत है। और हम मानते हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च एक छत के नीचे। जी सर। ये है भारत की फौज का दस्तूर, कि मंदिर भी होगा उसी के छत के नीचे, मस्जिद भी होगा, गुरुद्वारा भी चर्च। हमारा जो असली धर्म है, हमारा देश का झंडा, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए कि इंडिया की जो आर्मी है, कहते हैं ना कि सिर्फ वेपन से नहीं लड़े जाते युद्ध, साहस से लड़े जाते हैं, और हमने हमारी सारी लड़ाइयाँ साहस की वजह से जीती है। मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपने अलग अलग जगहों पे सर्व किया है, और यह हमारे लिए गर्व की बात है कि आप इतनी जगहों पे सर्व करके आज हमारे सामने हैं। मैं एक चीज़ आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ पे मिजोरम में जब आप थे, और नॉर्थ ईस्ट में सर्व करना कितना मुश्किल है, क्योंकि सर्वाइवल के लिए वहाँ कुछ भी करना पड़ता है, सांप भी खाने पड़ते हैं, मैंने सुना है। हाँ बिल्कुल, देखो वो मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, यहाँ फिर भी बहुत डेवलपमेंट है, मगर अरुणाचल प्रदेश जो है वहाँ डेवलपमेंट नहीं। किसी समय हमने भी ये सोचा था कि सड़कें नहीं, और स्पेशली पुरानी गवर्नमेंटों ने, अब तो 10-12 साल में तो वहाँ पर सड़कों का जाल बिछ गया। अब हमारी पोस्टें बन गई हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, और हमारी सड़कें चली गई हैं। एक समय था कि 50-60 किलोमीटर बॉर्डर के पास कोई सड़कें नहीं थी। आपके जमाने में वहाँ सड़कें नहीं थी? हाँ बिल्कुल जी। और वहाँ पर जो हम पेट्रोलिंग करते थे 18-18 दिन की होती थी, 24 दिन की भी पेट्रोल होती थी, क्योंकि आपको लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाना है, अपने उसमें कोई नहीं जाना। मुझे अभी भी याद है एक पेट्रोल बात, मेरी सर्विस कोई करीब 2 साल की थी। उस समय पेट्रोल लेके गए, और कपांगला 3 पत्ता पोस्ट थी, वो 24 दिन की पेट्रोल थी। 24 दिन, मतलब वहाँ 24 दिन आपको पेट्रोलिंग करनी थी? बिल्कुल बिल्कुल। और फिर हम पेट्रोलिंग करके वहाँ जाना था, वहाँ पर पहुँचने में लगते थे 12 दिन, और 12 दिन आने में। और क्योंकि उस जाना है जहाँ हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है, जहाँ हमारा बॉर्डर है जो चीन के साथ, वहां तक जाना, अपनी एक प्रकार दिखाना कि ये भारत का हिस्सा है। और इतना मुश्किल था कि जाने में 12 दिन और आने में 12 दिन, और बीच में कुछ नहीं, आपको खाना पीना अपने ले जाना। तो हुआ क्या, बारिश बहुत होती है, लीची लग जाती है वहाँ पर। और एक ऐसा टाइम हुआ कि जब हम नदी क्रॉस कर रहे थे, नदी नाले क्रॉस करते हैं, तो बहुत ज़्यादा एकदम पानी आ गया, और हमारा जो जितना सामान भी था वो भी एक प्रकार से बह गया। बह तो नहीं गया, साथ था, मगर वो खराब हो गया। हाँ। और ये हो गया। एक ऐसी नौबत आई करीब जब 11वें 12वें दिन जब पहुंचने वाले थे, कि हमारे पास जो खाना पीना भी खत्म हो गया। बहुत कम था मगर हम उसको प्रिजर्व कर रहे थे, क्योंकि हमने वापस आना। तो फिर सबसे है वहाँ पर सांप बहुत थे, और मैं वहाँ पर कमांडो में इंस्ट्रक्टर रह चुका था, ये 4 साल की सर्विस थी, तो अभी कमांडो का कोर्स करके आया था, मुझे पता था कि भाई सांप कैसे पकड़ा जाता है। तो हमने अपने जो सांपों को पकड़ना इतना मुश्किल नहीं है, रसल वाइपर है, बहुत ज़्यादा थे वहाँ कोबरा भी थे, तो हम सांप पकड़ते थे। लेकिन सर अगर जहरीला हो तो? जहरीला का भी पकड़ने का तरीका है, हमें सिखाया जाता है, हम ट्रेन है, हम पकड़ सकते हैं। मैं आज एक स्टिक से अच्छे से अच्छा सांप पकड़ सकता हूँ। अच्छा। ये काबिलियत तो क्षमता है। तो हमने सांप पकड़े, काटे उनको, और उनको भी हमने खाया। तो ये सच्चाई है, सांप भी खा सकते हैं, सर्वाइवल के लिए सब कुछ कर। तो ये मैं बताना चाहूँगा, सांप के अगले 6 इंच हैं, उसी में उसका हुड है, हुड के अंदर ही उसका वेनम की पोटली है। अगली 6 इंच, हाँ बिल्कुल जहर है, उसको 6 इंच आगे से काट दें और 3 इंच पीछे से काट दें, जहाँ उसका एक्सक्रीशन होता है, और ये मछली की तरह उसका मीट है। फिर आप उसको निकाल सकते हैं और उसको पका सकते हैं। मतलब अगर सांप का आगे का हिस्सा काट दिया और पीछे का हिस्सा काट दिया तो उसका जहर खत्म? बिल्कुल, जहर तो जो पोटली है वो 2 इंच सर से है,
मगर आप 6 इंच काट दें और 3 इंच पीछे से काट दें, क्योंकि वहां से क्रिश्चियन का है उसका, और उसके बाद आप उसको ब्लेड से काटें, तो आप उसको जैसे एक प्रकार से स्टॉकिंग को उतारते हैं, ऐसे उसकी पूरी खाल को देड़ सकते हैं, हाँ। और अंदर से जो कुछ है निकाल के उसके बाद उसके पीसेस करके जैसे एक मछली का टेस्ट है वैसे आता है, और खाएं हमने, कोई बात नहीं। देखो ये सच्चाई है कि हमें सिखाया जाता है लिविंग ऑफ द लैंड कैसे किया जाता है, कमांडो में सिखाया, मैं तो फिर बाद में इंस्ट्रक्टर भी रहा, तो ये किया, और बड़ा अच्छा इसका मतलब हमने अपना जो दिया हुआ टास्क है वो पूरा करना है। जी सर। जान जाए पर वचन ना जाए, ये एक सच्चाई है कि पोस्ट हमने लाइन ऑफ कंट्रोल में पहुंचना है, वहां पर हम टेल साइन ले जाते थे, सिगरेट के पैकेट, रम की बोतल, और वहां डाल के आते थे कि ये दिखाने के लिए चीनियों को ये इलाका हमारा है, हम आते हैं, तो ये प्रेजेंट दिखाना बहुत जरूरी है। हाँ। और सर उनकी तरफ से भी कुछ ऐसा होता होगा, चाइना की तरफ से, जो एक खतरनाक एक्सपीरियंस वो दिखाने की कोशिश करते होंगे कि हमारा ये एरिया है, ऐसा कुछ आप बताना चाहेंगे? हाँ, कम, मगर उनकी जो क्या थी, उनकी डेवलपमेंट ज्यादा थी, उनकी जो गैरिजन थे वहां से फिर वो गाड़ियों में आ सकते थे, मगर जितना भारत का सैनिक जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, मुझे नहीं लगता चीनी जाते हैं। तो चीनी तो आपको पता है गलवान में क्या हुआ, गलवान के अंदर हमारे 20 जवान तो शहीद हुए, 100 से ज्यादा चीनियों को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि ये चॉकलेट फोर्स थी, क्योंकि ये एक प्रकार से कॉन्स्पिरेशन आर्मी है, 2 साल के लिए भर्ती होना 4 साल में, मुझे लगता चीन को समझ गया, क्योंकि चीन ने लास्ट लड़ाई 1989 जो 1979 में लड़ी थी वियतनाम के साथ, एक छोटा देश है, वहां पर भी उसको मुंह की खानी पड़ी थी। तो ये सच्चाई है कि भारत जो है मजबूत है, अपना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल, आप चाहे भारत को दोनों तरफ से अगर ऐसी स्थिति आती है लड़ाई लड़नी पड़े तो उसके लिए हम काबिल हैं, हर तरफ से स्ट्रांग हैं, बिल्कुल स्ट्रांग है। हम चीन और पाकिस्तान का दोनों का इकट्ठा मुकाबला कर सकते हैं, दोनों के दांत खट्टे कर सकते हैं। सर एक फौजी होने के नाते आप मुझे ये बताइए कि क्या चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है, और क्या वो विश है जो सोल्जर जब ड्यूटी पे होता है उसके मन में सबसे बड़ी होती है? देखो सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है आपका देश का झंडा, और आप कहते हो कि देश की इज्जत के लिए अगर मेरी जान भी कुर्बान होए तो वो भी कम है। जी सर, ये सच्चाई है। जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको कुछ चंद एक लाइनें और पढ़ के सुनाता हूँ। बिल्कुल, हम सुनना चाहेंगे। खुश नसीब हैं वो जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूँ उन्हें सलाम ए वतन पे मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में तिरंगे का नसीब बसता है। बिल्कुल सर, तो ये सच्चाई है, देश के लिए मरना है, देश के लिए जीना है, यही हमारा एक प्रकार से कर्तव्य है एक सैनिक का। बिल्कुल सर, आपकी ये जो मोटिवेटिंग लाइनें हैं, और आई एम डैम श्योर कि अब हमारा परिवार 10 लाख लोगों का होने वाला है, तो हर एक भारत के नागरिक को ये लाइनें जो है वो मोटिवेट करेंगी। चलते चलते मैं आपसे एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि सर आपका फेवरेट कोट क्या है? फेवरेट चंद लाइनें जो आपने किसी की पढ़ी हो, या फिर जो आपने कभी अपने लिए सोची हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बताता हूँ, मैं तिरंगा फहरा कर वापस आऊँगा या फिर तिरंगे से लिपट कर आऊँगा, लेकिन मैं वापस अवश्य आऊँगा। तो ये बहुत है। हमारे देश का झंडा इसलिए नहीं फहरता कि हवा चली रही होती है, बल्कि वो हर उस जवान की आखिरी सांस से फहराता है जो उसकी रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए हरदम तैयार रहता है। तो ये सच्चाई है। और ये बताऊंगा, कभी ये कई बार लोग कहते हैं कि भी वहाँ पर पोस्टों में रहने क्या ऐसा है, मैं तो कभी ठंड में ठुठर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल के देख लेना, कैसी होती है हिफाजत मुल्क की, कभी शरद पे चलकर देख लेना। बिल्कुल सर, कितने मुश्किल हालात होते हैं। और आपने जो बताया, जैसे बड़े बड़े ऑपरेशंस की बात हम करें, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन राइनो और ऑपरेशन पराक्रम, ठीक है, जब अभी दुष्यंत सर से हमारी बात हुई थी तो ऑपरेशन पराक्रम के बारे में बताया था। एक आखिरी किस्सा मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब कोई भी इन सब ऑपरेशन में आपको सबसे टफ लगा हो। देखो ये सच्चाई है कि कोई टफ नहीं है देश की, जब अगर आपने सेवा करनी है। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग मेरा टेन्योर था जब मैंने मच्छल सेक्टर पे ब्रिगेड कमांड की लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जहाँ पर आतंकवादियों को तो मारा है मगर लोगों को उनका हमने मन जीता, उनका हार्ट्स एंड माइंड। वहाँ से मैंने काफ़ी लड़के अडॉप्ट कराए ब्रिगेड में, उनकी
देखा गया कि हमने अच्छे कॉलेजों में भेजा, लड़कियों को स्कूलों में भेजा, वो जो बदलाव देखा हमने वो काबिल तारीफ था और वो अभी भी मेरे साथ कनेक्टेड है। अगर उनको अभी भी प्रॉब्लम होती है, देखें आप, मैंने 2006 से 8 किया था कि करीब करीब 15 साल 17 साल हो गए, मगर वो हम अभी भी टच में रहते हैं। ये एक बड़ी अच्छी बात है, एक भरोसा है। ये जो भरोसा है ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि वो देश के लिए उनके लिए भी इतनी ही मरने की जज्बा है जितना अपना है। ये एक हमें उनको समझना है और उनको अपने साथ लेना है। यही सर, कश्मीरी आतंकियों में लड़कियां भी होती थी? नहीं, मैंने तो आज तक देखे नहीं, पर हैं अभी तो, जैसे मोहम्मद की जो एक ब्रिगेड हो रही है लड़कियों की। जी, मतलब कश्मीर में हालात खतरनाक थे, लेकिन बीइंग एन आर्मी पर्सन आपने और आपके साथियों ने और हमारी देश की आर्मी तब भी संभाल रही थी और अब भी संभाल रही है। ये थे हमारे साथ सर अश्विनी कुमार सिवाच। ऐसे हजारों कहानियां हैं जो भारत की सेना से जुड़ी हुई है, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। इसी तरह की कहानियां सर ने हमें सुनाई। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और क्योंकि 38 साल की सर्विस सर आपने बताया, तो बहुत सी कहानियां ऐसी हैं जो रह गई होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और हम उन्हीं कहानियों को सुनने के लिए आपको वापस इनवाइट करेंगे और उम्मीद है कि आप आएंगे। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल। तो दोस्तों, अब अगर आप इसी तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही मुझे ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं और अगली कहानी कौन सी सुनना चाहते हैं। हम मिलेंगे आपको किसी नए चेहरे के साथ, किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।